ये है जी हमारे पास सिचुएशन। अब हमारे पास तीन तीन नहीं, इनफैक्ट दो पोल्स हैं। हमारे पास फंक्शन था लास्ट टाइम हमने देखा कि फंक्शन वी हैव इज, फंक्शन नहीं कह सकते, जो इंटीग्रैंड है जिसको हमने इंटीग्रेशन करनी है जिसपे, वो ये था z डिवाइडेड बाई जी स्क्वेयर प्लस 4, और इसको हमने एक क्लोज पाथ के गिर्द करना था, एक सर्कल के गिर्द इसको हमने इंटीग्रेट करना था। लेकिन अब सर्कल में मसला ये था कि सर्कल के अंदर इस फंक्शन को अगर हम इसके फ्रैक्शंस बनाएं तो इसके दो पोल्स इसके अंदर आ रहे थे, एक +2 एयोटा और एक -2 एयोटा, ऊपर और नीचे। तो दो पोल्स चूंकि हमने अभी तक हमने मल्टीपल पोल्स के लिए तरीका सीखा नहीं है, तो इसके लिए हमें अब देखना था कि इसी तरीका को यूज़ करते हुए तो हमने मॉडिफाई करना था। तो इसका एक तो हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, काशिस इंटीग्रल फार्मूला, जिसमें हमने दो कर्व्स के लिए करना था। तो पहले तो हमें इसको इस शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि हम अगर ऊपर एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, क्लोज सेमी सर्कल, और एक नीचे बना लें, और दोनों में जो इंटीग्रेशन की जो डायरेक्शन रखें वो रखें दोनों की काउंटर क्लॉकवाइज, तो फिर हमारे लिए ये फ़ायदा होगा कि दोनों सेमी सर्कल्स में एक एक पोल आ जाएगा और हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आपने अब ये तो देख लिया कि जी आपने दो पोल्स बना लिए, लेकिन दो पोल्स बनाने से सिर्फ मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि आपका फंक्शन तो स्टिल इस टाइप का है, तो दोनों में एक ही फंक्शन तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मसला क्या है कि दोनों में आप एक ही फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न बड़ी ऑब्वियस सी है, z -2 आयोटा एंड टाइम्स z +2 आयोटा। ये आपके पास फंक्शन है। अगर आप इसी शेप में इसको यूज़ करना चाहें दोनों तरफ में, तो मसला ये होगा दोनों, मतलब दोनों सेमी सर्कल्स पे, कि इसमें आपको फिर वो जो आपके पोल्स हैं 2 आयोटा पे और -2 आयोटा पे, जहाँ जहाँ वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसको हम पोल कहते हैं ना, तो वो पोल हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हमने ये करना होगा कि हमने जो कि इसको इस शेप में लिखना है ना, जो हमारी वो इंटीग्रेशन में लिखी जाती है शेप के एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट, इस तरह की शेप होनी चाहिए ना इसकी, हमारे सोल्यूशन फार्मूला लगाने के लिए, इस तरह की शेप। और अगर हम इसमें इस पूरे को फंक्शन मान लें, तो तब तो बात बनती नहीं है, क्योंकि इसमें एक जी और जी नॉट मौजूद नहीं है। तो फिर हमें फंक्शन मॉडिफाई करने पड़ेंगे ऊपर वाले सेमी सर्कल के लिए और नीचे वाले सेमी सर्कल के लिए। तो हमें दो डिफरेंट फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो दो डिफरेंट फंक्शंस कैसे बनाएंगे कि अगर हमने ऊपर वाली इंटीग्रेशन करनी है, तो फिर हमारा फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा जी। सो फॉर अपर सेमी सर्कल मैं लिखता हूँ साथ साथ, so our f of z would be z over z -2 आयोटा। इसको आप मान लें, सॉरी इसको मैं लिख के सही नहीं रहा, सही तरीका से नहीं रहा, z ओवर z +2 आयोटा ऐसे लिखेंगे। ये फंक्शन होगा। तो इसको जब हम उसके अंदर पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर, तो इसके नीचे जो z माइनस जेड नॉट वाली टर्म है, तो इसकी क्या होगी, z माइनस जेड नॉट वाली टर्म ये बन जाएगी z -2 आयोटा। जस्ट मैं आपको टर्म्स जो है वो बता रहा हूँ कि क्या होंगी, ये आपने याद, मतलब आपकी समझ के लिए है। तो इसमें ये वाली जो टर्म बनेगी f के लिए वो बनेगी z -2 आयोटा। इसको आप आसानी के लिए f1 ऑफ z कह सकते हैं, क्योंकि ये पर अपर सेमी सर्कल है। और इसी तरह जो आपका बनेगा लोअर सेमी सर्कल के लिए, सो दैट वुड बी f2 ऑफ z नाउ, और वो होगा z ओवर z -2 आयोटा, क्योंकि ये इसमें हमने पहले ही मर्ज कर ली है टर्म इसके अंदर, ताकि हमें मसाइल ना हो। तो वो होगा हमारे पास जो z -z नॉट वाली टर्म है, इस केस में वो होगी z +2 आयोटा।
आई होप यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट तो हमने जस्ट वो फार्मूला ही पुट करना है जो दो डिफरेंट सेमी सर्कल्स के लिए हमने यूज़ किया था पहले। तो अब हम यस सर। लिखेंगे जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो ऐसे लिखा जाएगा, सी ओवर जी स्क्वायर प्लस 4। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। आपने आपने इंटीग्रेशन करनी है चार डिफरेंट पार्ट्स पे। दो इसके कर्व ऊपर वाले हिस्से का एक कर्व पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है। नीचे वाले हिस्से का भी एक कर्व पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो दूसरे लफ्जों में आपको चार इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि जो स्ट्रेट लाइन है दोनों, वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप लिखेंगे ज़रूर सब के सब। तो आप लिखेंगे C1 प्लस C3, जिनकी जो एड सब्ट्रैक्ट मतलब हो रहे हैं, माइनस C3 उसी को कह रहे हैं। एक को अगर हमने पॉजिटिव C3 का इस डायरेक्शन को, तो इसको ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। वैसे तो हम इसको C2 और 3 भी कह सकते थे, लेकिन ये दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही लेंथ के हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, तो एक को हमने प्लस C3 लिखना है और दूसरे को माइनस C3 लिखना है। और नीचे वाले को C2 लिख दिया, ऊपर वाले को C1 लिख दिया, प्लस C2। और हम ये लिखेंगे साथ कि चूँकि ये बराबर हैं, तो हम इनको कैंसिल कंसिडर कर लेंगे एक दूसरे के साथ। और अब इसको फर्दर हम ये लिख दिया हमने इस तरह से, C1 प्लस C3 माइनस C3 प्लस C2। और नेक्स्ट हम लिखेंगे फंक्शंस को। मैं नीचे नीचे ले जाता हूँ कर्सर को। तो इस तरह लिखूंगा मैं, C1 प्लस C2 रिमेनिंग ओनली टाइम्स Z ओवर जी स्क्वायर प्लस 4 और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा C1 F1 ऑफ Z। F1 ऑफ Z हमने ऊपर डिफाइन किया है, डिवाइडेड बाय Z माइनस 2 एयोटा प्लस ये दो इंटीग्रल असल में ऐड हो रहे हैं ना, इससे मुराद ये है कि ये दो इंटीग्रल्स ऐड हो रहे हैं। तो प्लस F2 ऑफ Z ओवर Z प्लस 2 एयोटा। और ये आ जाएगा जब आपके पास, तो अब आप इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे यूजिंग द फार्मूला दैट वी हैव, काशीज इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी 2 पाई आयोटा टाइम्स वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट। और इसी तरह इस इधर भी यही लिखेंगे, 2 पाई आयोटा टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 2 आयोटा। तो ज़रा बताएं मुझे क्या वैल्यूज आनी चाहिए, शाबाश एनीवन। एक तो फैक्टर आएगा 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे आएगी फंक्शन की वैल्यू F1 ऑफ C एट Z इज इक्वल टू 2 आयोटा, एंड प्लस यहाँ पे आएगा 2 पाई आयोटा टाइम्स F2 ऑफ Z, वैल्यू ऑफ इट एट Z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। चलें जी, शाबाश बताएं F1 ऑफ Z z इज इक्वल टू 2 आयोटा पे क्या आएगी, और F2 ऑफ Z z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा पे क्या आएगी वैल्यू, एनीवन। 2 पाई आयोटा आंसर कोई बोल सर कोई। जो जी जी। हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है, तो वो तो हमारे पास जेड ही है ना जो फंक्शन है, तो नहीं उसके लिए नहीं, ये वैल्यू F1 आ ऑफ Z, जाएगी। F1 ऑफ Z यूज करेंगे, जो भी आप हमने ऊपर डिफाइन किया है यहाँ पे। ये देखें ना, ये है F1 ऑफ Z, दिस वन, Z ओवर Z प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपने पहले F1 ऑफ Z में यहाँ इसको इवेल्युएट करना है 2 आयोटा पे। तो Z की जगह आपने सिंपली 2 आयोटा पुट करना है ना इसमें। तो क्या आएगा, ऊपर 2 आयोटा, नीचे भी 2 आयोटा।
2 आयोटा बस 2 आयोटा 4 आयोटा, तो आंसर क्या आया? आंसर क्या आएगा? शाबाश। F1 ऑफ जी है, ये याद रखें, ये वो सारा नहीं है फंक्शन, F1 ऑफ जी है इधर, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है आसानी के लिए अपने के लिए। शाबाश। एक ये वैल्यू आएगी +2 पाई आयोटा, और अब F2 ऑफ जी में आपने नेक्स्ट में वो पुट करनी है वैल्यू -2 आयोटा। तो F2 ऑफ जी भी हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, दैट इज जी ओवर जी -2 आयोटा। कोई है बताने वाला? ये तो इतना सिंपल है, ये तो आपका, मेरे ख्याल है आपका कोई अगर भाई बहन पढ़ रहा है 5th क्लास में तो वो बता सकता है कि यहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, तो आप सोचते रहें कि ये कैसे आई है, फिर अब आपको समझ में नहीं सर आ जो रही। F तो वन दोनों बाई जगह टू 1/2 वैल्यू आएगी, दोनों की जगह क्या आएगी वैल्यू? 1/2। तो 1/2 से मुराद ये है कि अब ये सिर्फ पाई आयोटा बच जाएगा दोनों जगहों पे, तो आपका आंसर आ जाएगा अगेन 2 पाई आयोटा। ओवरऑल आंसर आएगा आपका 2 पाई आयोटा। ये है जी सोल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रल। ठीक हो गया, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब आप इसको इसी को भी इस्तेमाल करते हुए भी वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो थे कुछ एग्जांपल्स थी काशिस रेजिड्यू थ्योरम और काशिस रेजिड्यू फार्मूला, और देन फिर हमने इसकी एक्सटेंशन की भी एग्जांपल्स की थी, जो डेरिवेटिव फार्मूला था इसका। तो ये टॉपिक और ये नोट्स जो हैं, ये नोट्स मैं आपको, ये मैंने आपको दिए हुए हैं, तो भाई ये बस यहाँ तक ही फॉलो करने हैं, मतलब पेज नंबर 6 तक फॉलो करने हैं, इससे आगे फॉलो नहीं करने, क्योंकि इससे आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े। तो लेकिन एग्जाम्पल 4.13 है वो, आप कर सकते हैं चाहे तो, इजी है, आपने सिंपल इंटीग्रेशन ही करनी है, लेकिन उसमें वो इनइक्वालिटी की को बात आ रही है, तो इनइक्वालिटीज़ हमने पढ़नी नहीं है, तो उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं ज़्यादा, तो रहने दें, बस ये यहाँ तक ही रखें, पेज नंबर 6 तक। ये नोट्स मैंने आपको अपलोड किए हुए हैं पोर्टल पे, पेज नंबर 6 तक रहने दें। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया नहीं है इन सेंस, इसी को एक्सटेंड करते हैं लेकिन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम जाते हैं नए टॉपिक जो है टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। टेलर सीरीज हमने पहले पढ़ी है, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, एक हैंडआउट भी दिए थे और उसकी एग्जांपल्स भी की थी हमने, ये ऊपर मेरे पास मौजूद है। तो ये था, इसके नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं, ये याद होगा, हमने कहा था कि हम एक सिंगुलर पॉइंट के अबाउट फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, और फिर हमने उसी की एग्जांपल्स की थी, जैसे हमने log ऑफ 1 + x को एक्सपेंड किया था, और ई ऑफ एक्स को किया था, साइन ऑफ एक्स को किया था, कोसाइन ऑफ एक्स को किया था। तो वी डिड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो ये तो थी जस्ट टेलर सीरीज को समझने के लिए, या उसका एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए। अभी हम टेलर और लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे, लेकिन उनको हम उनकी सेंस ये होगी, उनको पढ़ने का मकसद ये होगा कि हमने उनको कम्प्लेक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए किसी तरीके से इस्तेमाल करना। तो ये एक बड़ा गौर करने वाला होगा टॉपिक, तो आप लोग, उम्मीद है कि इस पे ध्यान देंगे। इसके नोट्स भी मैं आप लोगों से आज शेयर कर दूंगा, यही वाले एग्जैक्टली जिन पे मैं लिखूंगा। तो टेलर और लॉरेंट सीरीज इनफिनाइट सीरीज हैं, तो लेकिन हमें उनको समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी होगी, और शायद किसी कोर्स में, एमएमपी के किसी कोर्स में, या जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, आप लोगों ने एमएमपी के कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं एमएमपी से रिलेटेड? एक तो हो गया ओडीई और एक हो गया बीवीपी, तो उन दोनों में से किसी में आपने ये पढ़ा ज्योमेट्रिक सीरीज, या बेसिक मैथ में कहीं पढ़ा हो?
एनीवन? कैलकुलस में पढ़े थे? कैलकुलस में पढ़े थे। कैलकुलस कौन से सेमेस्टर में पढ़ी थी आपने? कैलकुलस को पढ़ी थी हमने सेकंड सेमेस्टर में। चलें, साल पहले की बात है, लेकिन अब आपको रिवाइज हो रही हैं चीज़ें। तो ज्योमेट्रिक सीरीज फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। तो एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो एक ख़ास डिफरेंस के साथ उसकी टर्म्स होती हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्लेड है एक ज्योमेट्रिक सीरीज, एक जनरल ज्योमेट्रिक सीरीज जो कि एक फाइनाइट है, मतलब इसकी एक एंड लिमिट मौजूद है हमारे पास, जो कि जा रही है फ्रॉम ए से ए सम टर्म्स ए टाइम्स आर टू द पावर एन। और कोई सी दो टर्म्स के दरमियान जो फ़र्क है वो है कितना, आर का फ़र्क है। मतलब आप दो कंसेक्टिव टर्म्स को एक दूसरे से डिवाइड करवाएं तो आपके पास एक कांस्टेंट फ़र्क आ रहा है, वो कितना है? इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना, ए आर स्क्वेयर्ड, ए आर क्यूब एंड ए आर एन। ये आपके पास गिवन है। और कोई सी दो टर्म्स को आप डिवाइड करें आपस में, मतलब जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, जैसे पहली और सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट आप करेंगे अगर, तो आपके पास आर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड और सेकंड के साथ आप यही ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर भी आपके पास, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आर बिटवीन एनी टू टर्म्स, टू कंसेक्टिव टर्म्स। और ये फाइनाइट है तो एंड लिमिट इसकी एन है। इसको हम या तो सीधा सीधा लिखें, जितनी सारी टर्म्स हैं उनको हम लिख दें प्लस ए आर स्क्वेयर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा तरीका ये है कि हम इनको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, समेशन की फॉर्म में, जो कि आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है कि आप लिखते हैं कि एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं जे, जो कि इज गोइंग फ्रॉम 0 to n, एंड दिस इंडेक्स एक्चुअली नाउ इट स्पेसिफाइज ऑल द टर्म। ये समेशन साइन शो कर रहा है कि दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस समेशन। और चूंकि ए का समेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ए इज अ कांस्टेंट और इसके साथ कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो दैट कम्स आउट ऑफ दैट समेशन साइन। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए समेशन जे फ्रॉम 0 to n आर ऑफ जे, और आर वही ये वाला आर जो हमने निकाला था सर। और इसको, ये जो आर नंबर है, इसको कहा जाता है रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको क्या कहा जाता है? रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि अभी ये चीज़ें अब आने लगी हैं आगे, जिनकी शेप्स थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी, लेकिन उनका मतलब यही कुछ हुआ करेगा। कोई टर्म ए होगी, कोई टर्म आर होगी, दिखने में वो थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन एक्चुअली उसका मतलब यही होगा। दैट इज अ काइंड ऑफ रेशियो ऑफ दैट सीरीज। इस फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का एक थ्योरम है, वो थ्योरम हमें ये बताता है कि हम इसका सम जो है वो बाकायदा कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये तो सम को लिखने का तरीका है ना, ये इज नॉट द एक्चुअल सम। मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा मैं ये क्या बात करने लगा हूँ, क्योंकि फिर आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। दिस इज अ मेथड टू राइट अ सीरीज, but this is not the sum, this is not the value of the summation। और अगर हम तमाम टर्म्स को ऐड करें तो ये वैल्यू नहीं आएगी इस तरह से। ये जैसे एक लिखने का एक बस एक तरीका, एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, अगर हम सब टर्म्स को ऐड करना चाहें तो उसके लिए एक फार्मूला है, और फार्मूला हमें इस थ्योरम से पता चलता है। और थ्योरम हमें ये बताता है कि आप इन तमाम टर्म्स को अगर सम करना चाहें तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दिस इज ए इंटू 1 minus r to the power n plus 1 divided by 1 minus r। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, क्योंकि मतलब याद ना करें, लेकिन एटलीस्ट आपके जहन में होना चाहिए कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का की समेशन का ये फार्मूला है। और ये भी आगे हमें इस्तेमाल होगा। क्यों कर रहे हैं इसका मतलब भी आपको थोड़ी देर में ही समझ आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इनफिनाइट सम नहीं है, इट्स अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम। ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर होगी। छोटा सा प्रूफ है जो कि हम नहीं करेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमें इस फार्मूला से कर दें तो हम इधर तक ही रहेंगे। अब अगर तो हम बात करते हैं ना फाइनाइट की,
तो उसमें तो हमारे पास बड़ा क्लियर कट आंसर मौजूद है। फाइनाइट टर्म्स हैं, 100 हैं, 200 हैं, 6000 हैं। हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास फ़ौरन से उसका झट से उसका आंसर आ जाएगा। अगर अब जो सीरीज़ है वो खुद ही फाइनाइट नहीं है, उसकी कोई आखिरी टर्म मौजूद नहीं है, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देन मसाइल प्रोड्यूस होंगे और फिर हमें और थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमें ये थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते सम करने के लिए। तो अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसको हम यूं लिख सकें, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज that is going on and on, these three dots at the end of the series show that it has no end point, it goes up to infinity, देन आप लिख तो स्टिल इसको ऐसे ही सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने जीरो से उधर जीरो से एन तक जा रहा था इंडेक्स, यहाँ पे आपका जा रहा है इंडेक्स जीरो से इन्फिनिटी तक एंड आर ऑफ जे। सम को लिखना कंपैक्ट फॉर्म में इज नॉट एन इशू स्टिल, बट समेशन को लिखना एक मसला है, इसका आंसर लिखना एक स्टिल एक मसला है। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए फिर एक और थ्योरम आएगा। वो थ्योरम ये बताता है आपको कि अगर रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज लेस देन 1, रेशो या तो जीरो हो सकती है या सॉरी जीरो नहीं हो सकती, या तो लेस देन 1 हो सकती है या 1 हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो थ्योरम आपका ये बताता है कि ये सीरीज कन्वर्ज तब करेगी जब ये रेशो जो है वो लेस देन 1 होगी, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो देन ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। कन्वर्जेस से मुराद ये है, द सीरीज कन्वर्जेस, that means that you have some definite value of its sum. आप अगर इनफिनाइट टर्म्स को भी ऐड करेंगे ना अगर, तो स्टिल दे विल गिव यू सम वैल्यू, जो कि वैसे तो बड़ा अजीब सा आइडिया लगता है, बड़ा रिडिकुलस आइडिया लगता है कि हम इनफिनाइट टर्म्स को कैसे ऐड करें। लेकिन ये सीरीज हैं तो हम जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ये बताया हुआ हमें कि अगर इसमें आर जो कि उस सीरीज की रेशो है वो अगर लेस देन 1 है, देन वी कैन सम दैट सीरीज एंड देन द सम इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। मतलब देखें तो उससे भी सिंपल है, जो हमने फाइनाइट के लिए देखा था उससे भी ये काफ़ी सिंपल है। दैट इज टोटली 3 टर्म्स, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, इतना सिंपली उसको हम सम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर r की वैल्यू आइदर इट इज इक्वल टू 1 और इट इज ग्रेटर देन 1, r का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, if this is the case, देन फिर आप इस सीरीज को सम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू द सम, एंड हम कहेंगे कि द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, हम कहेंगे द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। तो हमारा वास्ता इन सीरीज से पढ़ने वाला है, हम लोग ये सीरीज देखेंगे इधर नेक्स्ट जो अभी क्लास हम में, ये तो इस क्लास में तो 4 मिनट्स रह गए, तो इसके बाद हम देखेंगे। तो हमें इन दोनों तरह की सीरीज से वास्ता पड़ सकता है, मोस्टली हमारा वास्ता पड़ेगा इनफाइनाइट वाली से ही, इनफाइनाइट वाली सीरीज से ही हमारा वास्ता पड़ेगा। और हमें जस्ट वहाँ पे आर को चेक करना होगा कि आर कैसा है, और आर अगर लेस देन 1 आया करेगा तो फिर हम कहा करेंगे कि इट हैज़ सम डेफिनेट वैल्यू, फाइनल वैल्यूज ऑफ समेशन। और अब हम बनाते हैं कनेक्शन कि ये सीरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका काशीज इंटीग्रल फार्मूला से क्या ताल्लुक है। काशीज इंटीग्रल फार्मूला ये डब्ल्यू में लिख रहा है, जो कि मुझे पसंद ज़्यादातर नहीं आता क्योंकि हमने जी और जी नॉट की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो हम बुक को फॉलो करते हुए भी चल सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन उससे ये होगा कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसको फार्मूला तो यही रहेगा, मैं इसको जी और जी नॉट की टर्म्स में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे इसको समझने में। आपकी जो पहले चल रही है रूटीन उसी के मुताबिक लिखा जाए इसको। तो मैं लिखता हूँ इसको एफ ऑफ सी को 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ सी ओवर
ओवर जी माइनस जी नॉट, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी चेंज होगी, तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा एफ ऑफ जी नॉट। तो ये फार्मूला है जिसको हम जानते हैं। ये W की टर्म्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम इसी को लेके चलेंगे और देखेंगे ड्यूरिंग और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, सेकंड हाफ ऑफ द क्लास, कि हमने क्या करना है। इसमें पहला कह रहा है कि आप देखें कि ये कह रहा है कि इस इंटेग्रल के अंदर एक टर्म मौजूद है 1 ओवर जी माइनस जी नॉट। इसको भूल जाएं, आप ये याद रखें, इंटेग्रल के अंदर ये टर्म मौजूद है जी ओवर जी नॉट। और अगर ये टर्म मौजूद है तो वो कह रहा है कि ये किसी ज्योमेट्रिक सीरीज के सम की तरह हम इसको बना सकते हैं। जैसे ये थी ना, ये वाली टर्म इधर a और 1 माइनस आर, ये सम है ना एक इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। उस केस के लिए जब r लेस देन 0 हो, लेस देन 1 हो सॉरी, तो उस केस में हम ये एक सम आता था एक तरह का। तो ये जो टर्म है 1 ओवर जी माइनस जी नॉट, तो बुक वाला कह रहा है कि इसकी शेप भी इस सम से कुछ हद तक मिलती जुलती है, या हम इसको बना सकते हैं इस तरह से। तो वो हम बनाते हैं ज़रा केयरफुली उसको देख के, और फिर देखते हैं कि इसका आगे क्या सिलसिला होगा। वक्ती तौर पे आप अभी मैं आप लोगों को 10 मिनट की ब्रेक दूंगा इस सही, यहाँ पे जी नोट जो है वो लेस देन 1 नहीं होगा। नहीं, जी नॉट लेस देन 1 नहीं है, जी नॉट लेस देन 1 नहीं है। वो भी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ लेस देन 1 होनी चाहिए। फिलहाल आप 10 घंटा 10 मिनट 10 घंटे नहीं 10 मिनट ब्रेक करें। 4:50 पे मैं आपको रिकॉल करूंगा। ओके, यस सर।